आप में से बहुत लोग होंगे जो शायद कच्छ की धरती पर पहली बार आए होंगे और शायद कच्छ भी तो आए हो, लेकिन इतना दूर पाकिस्तान की सीमा पर रेगिस्तान में कौन जाएगा। लेकिन आज आपको वहाँ भी जाने का अवसर मिला। जो हिमालय की वादियों से आए होंगे उनके लिए रेगिस्तान एक अलग अनुभव होगा। नॉर्थ ईस्ट में हरी भरी झाड़ियों के बीच जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उनके लिए रेगिस्तान का अनुभव कुछ और होता है। और मुझे विश्वास है कि इस परिसर का भी आपके इस चिंतन शिविर पर सकारात्मक प्रभाव पैदा होगा। सरकार में बहुत आवश्यक होता है कि हम मिल बैठ करके अपने कार्य को समझें, अपने कार्य की रचना को समझें, किस प्रकार से दुनिया बदल रही है, उस बदलती हुई दुनिया में हम लोग कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कहाँ तक पहुंच पाते हैं। इन बातों को लगातार हमने इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। दुर्भाग्य से सरकारों का एक स्वभाव बना हुआ है और वो साइलो में काम करने का। कभी कभी तो एक डिपार्टमेंट के भीतर भी इतने साइलोज होते हैं कि एक टेबल पर क्या चल रहा है वो जानकारी दूसरे टेबल को न मिल जाए उसकी चिंता होती है। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तालमेल नहीं होता है और उसके कारण एक डिपार्टमेंट एक कार्यक्रम सोचता है तो दूसरा डिपार्टमेंट बिल्कुल उससे उल्टा सोचता है। कभी कभी तो हैरानी होती है कि कोर्ट के अंदर सरकार के ही दो डिपार्टमेंट आमने सामने वकीलों को पैसे दे करके लड़ाई लड़ते हैं। अब ये जो अवस्था है, ये अवस्था कोई स्वस्थ स्थिति नहीं है, उसमें बदलाव आना चाहिए। और बदलाव आने का तरीका है कि हम मिल बैठ करके विस्तार से एक ब्रॉड विजन के अंतर्गत हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमारे विभाग की क्या भूमिका रहेगी, हम क्या परिणाम ला सकते हैं, उसको सोचे तो अच्छा होगा। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे डिपार्टमेंट अलग होने के बावजूद भी लाइक माइंडेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोई न कोई उनका तालमेल होता है। यहां पर जो मुख्यतः 4 मंत्रालय के लोग इकट्ठे हुए हैं, इन्हें भी इन सबका एक दूसरे के साथ कोई न कोई संबंध आता है और इसलिए अच्छा होगा कि हम मिल बैठ करके अपने अनुभवों को शेयर करें। एक्सपर्ट लोग हैं उनको सुने, अपनी कठिनाइयों के सॉल्यूशन के हम लोगों ने कैसे कैसे रास्ते खोजे हैं, क्या प्रयोग किए हैं, उसको समझने की कोशिश करें। अगर ये 3 दिन के वास्तव के दरमियान फॉर्मल जो सत्र होंगे उसके सिवाय जितना समय आप एक दूसरे के साथ खुलकर के बातें करते करते, भोजन करते समय, आते जाते, और टेंट लाइट में तो शायद रहने का पहली बार कईयों को तो अवसर आया होगा। हो सकता है अभी शायद थोड़ी गर्मी लगती हो, लेकिन शाम ढलते ही वहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी इन कठिनाइयों के बीच भी साथ जीने का एक मजा होता है। तो अधिकृत सत्रों के सिवाय
अपने अपने राज्यों के अनुभव शेयर करें अपने साथियों के साथ, अन्य राज्यों से पूछें। ये एक प्रकार से बहुत बड़ी हमारी अमानत होगी जिसको हम आगे चल करके अपनी नीतियों में, अपनी विकास की यात्रा में आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसको डिपार्टमेंट के परे, केंद्र राज्यों से परे हमने करने होते हैं। आज जो 4 विभाग के लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, उनका एक प्रकार से कार्य का नेचर ऐसा है कि जिस नेचर के तहत कश्मीर सर में बैठे हुए लोगों को जो निर्णय करना होगा या कन्याकुमारी में बैठे हुए लोगों को निर्णय करना होगा, वो निर्णय में बहुतेक केंद्रीय विचार एक होगा। संसाधनों के अनुसार कम अधिक मात्रा में हो, वो संभव है। अब जैसे हिंदुस्तान की कौन सी सरकार होगी जो नहीं चाहती होगी कि हमारे युवा खेलकूद के जगत में आगे आए। तात्पर्य ये हुआ कि हिंदुस्तान के सभी राज्य चाहते हैं। अगर सब राज्य चाहते हैं तो क्या सब राज्य बैठ करके सोच सकते हैं क्या कि हमारे पास ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज दुनिया के सामने हम ताकत के साथ कहते हैं कि हमारे 800 मिलियन 35 से कम आयु के युवा वर्ग है। हिंदुस्तान जवान है। 35 साल से कम उम्र के 65% लोग हैं। क्या हम सब सरकारों का, केंद्र हो या राज्य हो, हम लोगों का दायित्व तो नहीं बनता है कि हम सोचें कि जिस देश के पास इतना युवा धन हो, वो देश और दुनिया को क्या दे सकते हैं। हम युवा धन की शक्तियों को किस प्रकार से चैनलाइज करें। हमारी सरकारें वो क्या नीतियां बनाएं, किस प्रकार के रोड मैप बनाएं, ताकि हमारे युवा शक्ति का हमें सर्वाधिक उपयोग देश और दुनिया को हो सके। अगर हम अभी से, वैसे हम पिछली शताब्दी में इन विषयों को गंभीरता से सोचने की जरूरत थी, लेकिन अब भी अगर हम शुरू करेंगे तो हो सकता है कि चीजें हम बहुत ही सुखद परिणाम की ओर ले जा सकते हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसा होगा, दुनिया के सामने हमारे यूथ पावर की पहचान क्या होगी, हमारे यूथ पावर को हम किस रूप में मोड़ना चाहते हैं, किस रूप में ढालना चाहते हैं, किस रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की स्पर्धाएं होती है तो अवार्ड मिलता है तो खुशी होती है, नहीं मिलता है तो लगता है कि नहीं अगली बार सोचना ही पड़ेगा। हमने सबने विद्यार्थी काल में देखा होगा, हम लोगों का स्वभाव रहता है कि एग्जाम आती है तो हम सोचते हैं कि बस अगली साल तो स्कूल कॉलेज खुलने से ही पढ़ाई शुरू करनी है। धीरे धीरे करके पहला सत्र चला जाता है, वैकेशन में फिर तय करते हैं नहीं इस बार तो जैसे ही वैकेशन में स्कूल खुलेगी मैं पढ़ना ही शुरू कर दूंगा। फिर धीरे धीरे एग्जाम आ जाती है तो सोचते हैं नहीं अब तो रात को देर तक पढ़ना है। रात को नींद आती है तो फिर सोचते हैं नहीं सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना है। माँ को भी कह देते हैं कि माँ जरा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मुझे कल पढ़ना है। हम अपने आप अपना टाइम टेबल बदलते चलते हैं और खुद को एडजस्ट करते रहते हैं, रास्ते खोजते रहते हैं। क्या ये आवश्यक नहीं है कि अगर खेलकूद की स्पर्धा के लिए हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करें, लगातार हमारे खिलाड़ियों को स्पर्धाओं में जाने का अवसर मिलता रहे, वो तहसील स्तर की हो, जिला स्तर की हो, स्कूल कॉलेज के बीच की हो। जब तक निरंतर खेलकूद की स्पर्धाएं नहीं होती हैं, खिलाड़ी तैयार नहीं होते हैं। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, इतने मात्र से बहुत ही परिवार जागरूक होगा या कोई एकाध खिलाड़ी होगा जो अपना एक व्रतस्थ जीवन जीता है और लग जाए तो आगे निकल जाता है।
लेकिन जब तक देश में एक माहौल नहीं बनाते तो हमें अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। क्रिकेट में ये बना हुआ है कुछ मात्रा में। हर गली मोहल्ले में लोग क्रिकेट खेलते हैं, छोटे छोटे गेम्स चलते रहते हैं, उसमें से खिलाड़ी उभर करके आते हैं और एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म खड़ा हो गया है। लेकिन हमारे देश के पास क्रिकेट के सिवाय भी बहुत कौशल्य है, सामर्थ्यवान लोग हैं और फिजिकल फिटनेस से साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में टैलेंट का भी उतना ही महत्व होता है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच अपने आप को तैयार करना होता है। हम जितनी मात्रा में इन बातों पर सोच करके कोई निर्णय कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं, आप देखिए परिणाम मिलना शुरू होगा। दुनिया में स्पोर्ट्स सरकारी कार्यक्रम कम है, जन सामान्य से जुड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट हाउस उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। एक एक गेम के साथ एक एक राज्य अपनी आइडेंटिफिकेशन करके उसका फायदा उठा सकते हैं। हमने क्या कभी हमारे राज्य के अंदर कभी मैपिंग किया है कि एक आध डिस्ट्रिक्ट होगा जो फुटबॉल में अच्छा खेलता होगा, एक आध डिस्ट्रिक्ट होगा जो वॉलीबॉल में अच्छा करता होगा, एक आध डिस्ट्रिक्ट होगा जो शायद तीरंदाजी में अच्छा करता होगा। जब तक हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे पोटेंशियल का मैपिंग नहीं करते, हमारे पास कहां किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस खेलकूद के अंदर अच्छे हमारे पास कोचेज हैं और उस क्षेत्र में कैसे कैसे हमारे नौजवान तैयार होते हैं, उस पर अगर बल नहीं देते हैं तो हम हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों को हर प्रकार के खेल खेलते रहेंगे तो हो सकता है कि हम कहीं पर भी कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो आवश्यकता है कि हम एक बदलाव करें। हमारी युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण के कार्य में कैसे उपयोगी हो, क्या उस दिशा में हमने कभी सोचा है? अच्छी डिबेट, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, गांव की समस्याओं को समझने का उनका प्रयास, हमारी युवा शक्ति का उपयोग कैसे हो सकता है? आज देश में डिजिटल मूवमेंट चल रहा है। युवा समाज बहुत तेजी से इन चीजों को कैप्चर करने का स्वभाव रखता है। हमारे जितने युवकों से जुड़े हुई जितनी व्यवस्थाएं, संगठन है, सरकारी मैकेनिज्म है, क्या हम ऐसे काम में उनको लगा सकते हैं क्या? आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान, कई राज्यों के, कई शहरों के युवा संगठनों ने अपने इनिशिएटिव से स्वच्छ भारत अभियान को इतनी ताकत दी है, इतनी प्रतिष्ठा दी है, तो उनकी एक क्रिएटिविटी को चैनलाइज करने का, मोबिलाइज करने का एक बहुत अवसर मिलता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कई रेलवे स्टेशन को लोगों ने, लोकल कलाकार युवकों ने मिलकर के सुशोभित किया। अब पहले के जमाने के रेलवे स्टेशन और आज जो जहां लोग जुड़ गए, रेलवे ने कोई खर्चा नहीं किया। वे लोग आए अपना कलर वलर लेकर के, उनके पास टैलेंट थी, उन्होंने अपने रेलवे स्टेशन को अपने गांव की पहचान दे दी। तो पैसेंजर आते हैं तो रेलवे स्टेशन पूरा देख करके जाते हैं। हम हमारी युवा शक्ति को क्रिएटिव काम में कैसे लगाएं, उनके सामर्थ्य का उपयोग कैसे करें, उस दिशा में हम लोगों ने निरंतर सोचना चाहिए। उसके लिए नई नई योजनाओं की रचना करनी चाहिए। हमारे पास एनएसएस, एनसीसी, ये सारी रचनाएं हैं। उसके बाद भी साहसिक कामों में हमारे देश का युवा पीछे क्यों रहे? साहसपूर्ण जीवन की उसके मन में इच्छा क्यों न जगे? वो अपना कुछ समय, वैकेशन का समय वहां क्यों न बिताए? कभी कभार देखते हैं कि एक हमारे देश में श्रम के प्रति एक ऐसी सोच बनी कि व्हाइट कॉलर जॉब ही अच्छी चीज है, बाकी सब बेकार है। दुनिया में जब हमारे बालक बच्चे जाते हैं तो सैटरडे संडे को होटल में काम करने में उनको संकोच नहीं होता है, क्योंकि वहां का कल्चर देखते हैं। भारत के युवा के मन में भी श्रम के प्रति प्रतिष्ठा, लेबर के प्रति प्रतिष्ठा, हाथ से करने वाला काम बुरा नहीं होता है, खुद का पानी खुद हाथ में लेकर के पीना बुरा नहीं होता है,
ये संस्कार, ये परंपरा हम कैसे विकसित करें? हमारे ये जो छोटे मोटे संगठन काम कर रहे हैं, वे ये बदलाव ला सकते हैं क्या? उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी सांस्कृतिक विरासत अनमोल है। हम दुनिया पर प्रभाव पैदा कर सके इतनी सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास, लेकिन हम जिस तरीके से विश्व के सामने उसको ले जाना चाहिए वो ले पाए हैं, क्योंकि हमने हमारे भीतर एक विश्वास खो दिया है। ऐसा कैसा देश हो सकता है कि जिसे अपने पूर्वजों पर, अपनी पुरानी परंपराओं पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर गर्व न हो? अगर हमें ही गर्व नहीं होगा तो हम दुनिया को क्या दिखाएंगे? हमारे पास जो है उसके प्रति गर्व का भाव, ये हमारे शिक्षा का हिस्सा हो, हमारी युवा प्रवृत्ति का हिस्सा हो, और हमारी सांस्कृतिक विरासत को विश्व के सामने एक अनोखी विरासत के रूप में रखने का हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए। सिर्फ कुछ कला मंडलियां, ये उनको काम है ऐसा मान करके हम चलेंगे तो नहीं चलेगा। ये समाज का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये समाज का हिस्सा बना करके हम चलते हैं तो अवश्य उसका एक अलग परिणाम मिलता है, और उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। दुनिया के देशों के पास अगर उन्होंने टूरिज्म भी डेवलप किया है तो आर्टिफिशियल रिक्रिएशन के लिए उनको व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ी है, जहां एंटरटेनमेंट की सुविधा हो, लोग बाहर से आए रहे, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। हम वो लोग हैं जिनके पास हजारों वर्ष पुरानी चीजें उपलब्ध है, और दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है कि जिसको इसके अंदर रुचि होती है। लेकिन ये तब संभव होता है कि जब हम हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति बड़े गौरव के साथ दुनिया को हम कहें। जितने गौरव से हम ताजमहल की चर्चा करते हैं, उतने ही गौरव से हमारे अनेक प्रकार, इवन हमारा संगीत ले ले, हमारे वाद्य ले ले, हमारे वाद्य की परंपरा ले ले, हमारे संगीत के राग रागिणी ले ले, दुनिया के लिए अजूबा है। यानी हम किस प्रकार से हमारी इन विरासतों को, खान पान, कोई कल्पना कर सकता है कि भारत में कितने प्रकार का खान पान है? हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। अगर हम हर दिन एक नए राज्य की नई खाने के तरीके को खाना शुरू करें तो शायद हमारा भी एक जीवन कम पड़ जाएगा। इतनी विविधताएं हैं। क्या इन विविधताओं से दुनिया को हमने परिचित करवाया है? हमारा देश ऐसा नहीं कि भाई देश के एक कोने में पिज्जा हट है तो 2000 किलोमीटर दूर दूसरे कोने में भी वैसा ही पिज्जा हट होगा। एक कोने में जिस प्रोसेस से पिज्जा बनता है उसी प्रोसेस से यहां भी बनता होगा। जो इंग्रेडिएंट वहां होंगे वही इंग्रेडिएंट यहां होंगे। यहां तो दक्षिण में शुरू कर दिया तो चावल से शुरू करते, ऊपर जाते जाते चावल खत्म हो जाता है और गेहूं पर चले जाते हैं। ये विविधताएं हैं जो दुनिया के सामने रखने की ताकत रखते हैं। लेकिन हमने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास क्या है। हर राज्य की एक पहचान क्यों ना हो। जब तक हम एक राज्य की अपनी पहचान नहीं बनाते हैं, शायद राज्य में भी कुछ इलाके होते हैं जिसकी पहचान खड़ी की जा सकती है। अब आप लोग हिमाचल जाएंगे तो सोलन की तरफ जाएंगे तो वहां पर बोर्ड लगे रहते हैं सोलन की ओर कि ये मशरूम सिटी है। तो उन्होंने, मैं जब हिमाचल में काम करता था तब का मेरा अनुभव है, उन्होंने उसको एक मशरूम सिटी के रूप में पॉपुलर कर दिया। अगर आप सूरत जाएंगे तो सूरत के लोगों ने उसको सिल्क सिटी के रूप में पॉपुलर कर दिया। हम अपने ऐसी जो विरासतें हैं उसका एक स्पेशल ब्रांडिंग बड़ा केयरफुली अपने इलाकों का, अपने शहरों का, हम उस दिशा में कॉन्शियस प्रयास नहीं करते हैं। आप लोग बैठे हैं, चर्चा करेंगे, हो सकता है इसमें से कई मुद्दे आपको निकल करके आएंगे। आज विश्व में टूरिज्म बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला व्यावसायिक क्षेत्र है। सबसे तेज गति से उसका ग्रोथ हो रहा है।
दुनिया का मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का बल्क बढ़ता चला जा रहा है। अपर मिडिल क्लास के लोग अपना धन बाहर जाकर के खर्च करने के लिए तैयार भी होते हैं। भारत जैसा देश, विश्व के टूरिज्म को हम हमारा टारगेट ग्रुप के रूप में सोच सकते हैं क्या? दुनिया को क्या चाहिए? हमारे देश में किस इलाके में क्या है? क्या हमने कभी विश्व के 50 देश, वहां के टूरिस्ट की साइकोलॉजी को एनालिसिस किया है क्या? कि भाई यूरोप का टूरिस्ट होगा तो उसको ये चीजें देखने का शौक है, ये चीजें पसंद है। हिंदुस्तान के इस कोने में वो चीजें हैं जो यूरोप के टूरिस्ट को हमने आकर्षित करना चाहिए। इन दोनों को जोड़ना चाहिए। न हमने हिंदुस्तान में हमारा पोटेंशियल कहाँ है उसको मैपिंग किया है, न हमने दुनिया के टूरिस्टों को क्या पसंद है हमने देखा है। हर दुनिया के हर वर्ग का अपना एक चॉइस होता है। जब तक वो उस प्रकार की चीजें नहीं देखता है उसको टूरिज्म। बर्ड वॉचर्स, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले लोग कोई हो तो बर्ड वॉचर्स होते हैं। वो जहां जाएंगे महीने भर अपना कैमरा लेकर के पड़े रहते हैं और एक एक पंखी के पीछे लगे रहते हैं, एक एक चिड़िया के पीछे लगे रहते हैं। अब वो बहुत पैसे खर्च करने वाले लोग होते हैं। हमारे पास मैपिंग है क्या कि इस प्रकार के बर्ड देखने हैं तो इस राज्य में जाइए, इस इलाके में जाइए, इस मौसम में जाइए। दुनिया में बर्ड वॉचर के जो क्लबें हैं उनको पता है क्या कि हिंदुस्तान के इस कोने में ये बर्ड वॉचर के लिए जगह है? क्या हमने उन दोनों को लिंक किया है क्या? और अगर एक बार पता चल जाए भाई भारत के अंदर ये 400 स्थान ऐसे हैं कि जहां पर बर्ड वॉचर्स के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है, तो बर्ड वॉचर को क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए? हम ऐसे टारगेटेड डेवलपमेंट की दिशा में प्रयास करते हैं क्या? अगर हम टारगेटेड डेवलपमेंट की दिशा में प्रयास करेंगे तो हम बहुत कम खर्च से ज्यादा आउटकम निकाल सके ऐसी व्यवस्था विकसित कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग अभी अभी पहुंचे होंगे शायद वो देख नहीं पाए होंगे, लेकिन जो कल आए होंगे या सुबह पहुंचे होंगे उन्होंने देखा होगा ये रेगिस्तान के अंदर एक कितना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन खड़ा किया जा सकता है। ये कार्यशाला, ये वर्कशॉप कच्छ के रेगिस्तान में रखने के पीछे का कारण ये भी है कि हम देखें कि एक बार अगर हम प्रयास करें तो हम किस प्रकार से हमारी चीजों को लोगों के पास ले जा सकते हैं। कच्छ में रहने वाले लोगों भी पता नहीं था कि उनके पास इतना बड़ा व्हाइट रेगिस्तान है। जब ये कच्छ रणोत्सव शुरू हुआ तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा 50-100 करोड़ रुपए के करीब करीब इसका कारोबार एक जिले में हो जाता है। हैंडीक्राफ्ट बिक जाता है। आप देखिए एक व्यवस्था खड़ी करने से दुनिया के टूरिस्टों को किस प्रकार से आकर्षित किया जा सकता है। आप स्वयं आज वहां देख रहे हैं। हमने देखा है कि हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, लेकिन साइनेजेस उस पर किस लैंग्वेज में बोर्ड होंगे, हमारे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर गोवा के अंदर रशियन टूरिस्ट ज्यादा आते हैं तो गोवा के व्यापारियों को रशियन भाषा सीखने की इच्छा होती है। और आपने देखा होगा कि गोवा के जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो रूसी लैंग्वेज टूटी फूटी बोलना सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रूसी टूरिस्ट आने शुरू हो गए तो उनको लगने लगा कि भाई हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं क्या? अगर कुल्लू मनाली के अंदर यूरोपियन टूरिस्ट ज्यादा आते हैं तो यूरोप की जो लैंग्वेजेज है उसके कोई साइनेजेज वहां है क्या? ये हमने केयरफुली किया नहीं है और उसका परिणाम ये होता है कि टूरिस्ट फ्रेंडली हम एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं और उसके कारण हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला। आप लोग कच्छ में बैठे हैं, आप कच्छ में एक 200-250 किलोमीटर आप जहां है वहां से दूर धौलावीरा है। ये 5000 साल पुरानी नगर रचना है धौलावीरा, मोहनजोदड़ो कालखंड का है। अगर वहां को जाने का अगर आप लोगों ने कार्यक्रम बनाया होगा तो वहां देखोगे 5000 साल पहले भी उस शहर के अंदर
साइनेजेस थे कि इस तरफ जाने की जगह ये है, 500 मीटर के बाद वो जगह है, बाईं ओर जाओगे तो ये सब वहां पर साइनेजेस है। इसका मतलब हुआ कि उस जमाने में 5000 साल पहले उस धौलावीरा में बाहर से लोगों का आना जाना बहुत होता रहता होगा, तब जाकर के साइनेजेस की जरूरत पड़ी होगी। और वो दुनिया में सबसे पहली साइनेजेस वाली व्यवस्था के रूप में ये धौलावीरा को माना जाता है। क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की साइनेजेस की कॉमन कुछ चीजें हो सकती है क्या, जिसके कारण बाहर से जो आएगा उसको लगा हाँ भाई ये लिखा है मतलब ये होगा, यहां मुझे ये उपलब्ध होगा। हम साइंटिफिक तरीके से हमारे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, मैंने छोटा उदाहरण इसलिए दिया कि हमें ध्यान में आएगा कि हमने टूरिज्म को विकसित करने के लिए इवन हमारा लिटरेचर किस लैंग्वेज में है। अगर मेरे उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अंग्रेजी स्पीकिंग लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन अगर मेरा वहां का सारा लिटरेचर हिंदी में है या मेरी वहां की लोकल लैंग्वेज में है, तो मैं खर्च करने के बाद भी मैं उसका मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूं। हमारी वेबसाइट्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए वेबसाइट हम डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी वेबसाइट हमारी अपनी भाषा में है, जबकि हमें एक ग्लोबल मार्केट को अगर पकड़ना है तो हमने उसकी भाषा में हमारी वेबसाइट बनाते हैं क्या। और मैं नहीं मानता हूं कि कोई ज्यादा खर्च का काम है। ये हम लोग तय करें कि हाँ हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो आप देखिए हो जाएगा। कभी कभार एक बड़ी चिंता का विषय रहता है टूरिज्म में कि भाई लोग क्यों नहीं आते, बोले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, तो लोग नहीं आते हैं। ये ऐसा द्वंद्व है कि जिस द्वंद्व में से आपको खुद को हिम्मत करके निकलना पड़ता है। वहां पर एचआरडी मिनिस्ट्री के लोग भी बैठे हैं। राज्य की सरकारें ये तय कर सकती हैं क्या, मान लीजिए वो अपने राज्य में तय करे कि भाई इस कक्षा के जो स्टूडेंट होंगे वे साल में एक बार उनको पर्यटन के लिए जाना है, तो अपने गांव के ही अलग अलग जगह पे जाएंगे। इस उम्र के पहुंचे तो फिर तहसील में जाएंगे, इस स्टैंडर्ड में आए तो जिले में जाएंगे, उस स्टैंडर्ड में गए तो राज्य में जाएंगे। हम इस प्रकार का उनके लिए काम तय करते हैं, तो वो धीरे धीरे उनको पता चलेगा उनके गांव में क्या है, तहसील में क्या है, जिले में क्या है। वो 10th में पहुंचेगा तब तक उसको सारा पता चल जाएगा। हम ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ तो 5वीं कक्षा का स्टूडेंट होगा, लेकिन टीचर ने अगर उदयपुर नहीं देखा है तो टीचर उसको उदयपुर ले जाएगा, गांव में क्या है उसने देखा नहीं होगा। हमने एचआरडी मिनिस्ट्री ने और हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री के बीच ये तालमेल हुआ। मान लीजिए हम तय करें कि हमारे राज्य में 10 जगह ऐसी हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए डेवलप करनी है, सब मिलकर के तय करें। आपको पता है कि उन 10 जगह पे आज न होटल है, न रेस्टोरेंट्स हैं, न खान पान की व्यवस्था है, लेकिन डेस्टिनेशन अच्छा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप पहले अपने राज्य के जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करेंगे, तय करें कि भाई हमारी सभी यूनिवर्सिटीज 5 साल तक टूरिस्ट के नाते कहीं जाना है, तो पहले ये 10 डेस्टिनेशन जो राज्य ने तय किए हैं वहां तो जाना ही पड़ेगा, 2 रात रुकना ही पड़ेगा। वो खर्चा होगा टूरिस्ट के नाते, लेकिन इन प्रकार के इन्वेस्टमेंट होगा। मान लीजिए हर दिन एक 10 बसेस आती हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की, उस गांव के लोग तय कर लेंगे भाई यार लोग आने लगे हैं, चलो चने ममरे बेचने की दुकान कर लो, चलो पकौड़े बनाने की दुकान कर लो, चलो पानी लोगों को चाहिए तो पानी लाने का काम धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। लेकिन हम कभी हमारे अपने डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए पहले हमारे टूरिस्टों को भेजना चाहिए। ये हम प्रयास, अगर हिंदुस्तान के हर राज्य 5 डेस्टिनेशन तय करे, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 5 डेस्टिनेशन, और
इंटरनेशनल लेवल का डेस्टिनेशन बनाने के इरादे से करें और शुरू के 2-3 साल और कोई आए या ना आए, अपने राज्य के स्टूडेंट जाना शुरू कर दें। वहां अपने आप में इस प्रकार का बदलाव आना शुरू हो जाएगा, टूरिस्ट आना शुरू होंगे। ये जिस कच्छ के रेगिस्तान में बैठे, शुरू में गुजरात के ही लोग आए थे, ज्यादा से ज्यादा मुंबई के लोग आना शुरू हुआ, लेकिन आज ऑनलाइन बुकिंग 1-1 साल पहले होने लग गया। हमने पहले इस प्रकार का प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो तय होता है। फिर वहां ह्यूमन रिसोर्स के लिए चिंता करनी चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या रिलीजियस प्लेसेस हैं जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन वहां पर गाइड के लिए स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोई कोर्सेज नहीं होते। उस नगर में गाइड के नाते काम करने वाले यूथ क्यों न तैयार हो, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग क्यों ना हो, उनकी कंपटीशन क्यों ना हो, उनके कॉस्ट्यूम क्यों ना तैयार हो, उसी यूनिफॉर्म में गाइड होना चाहिए। गाइड के पास आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए। हम जब तक ये प्रोफेशनलिज्म नहीं लाएंगे, हम टूरिज्म क्षेत्र को डेवलप नहीं कर सकते हैं। भारत ने 2 प्रकार के टूरिज्म को डेवलप फोकस करना होगा। एक, परंपरागत यात्री, हर बेटे को रहता है कि मेरे माँ बाप को कभी न कभी तो गंगा स्नान कराऊं, हर बेटे को रहता है कि मेरे माँ बाप को कभी न कभी तो 4 धाम यात्रा कराऊं, हर बेटे को रहता है कि मेरे माँ बाप को कभी शिव जी के स्थान पर ले जाऊं, गणेश जी के स्थान पर ले जाऊं। ये स्वाभाविक रहता है। ये जो परंपरागत है वो जाने ही वाले हैं। व्यवस्था होगी तो भी जाएंगे, कठिनाई होगी तो भी जाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का ये भी अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है। क्या कभी हमने उनको एड्रेस किया है? और अगर हमारे 125 करोड़ देशवासी जो सहज रूप से यात्रा के स्थान पर जाना चाहते हैं, वहां अगर वैज्ञानिक तरीके से सोच करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो वो ही ग्लोबल टूरिस्ट के लिए भी एक आकर्षण का कारण बन सकता है। दूसरे टूरिस्ट वो हैं जो विदेशों से भी आएंगे, जो हमारी और चीजें देखना चाहते हैं। उनको बीच टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा, उनको एडवेंचर टूरिज्म में होगा, उनको स्पोर्ट्स टूरिज्म में होगा, उनको हिमालय की बर्फीली जगह पे जाने की इच्छा होगी, उनको हो सकता है ताजमहल या कुतुब मीनार देखने होंगे। तो ये एक अलग कैटेगरी के हैं। हम जब तक हमारे टूरिस्ट के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उस दिशा में अगर हम नहीं सोचते हैं, हम टूरिज्म को बल नहीं दे सकते हैं। आप सब लोग वहां बैठे हैं, एक कार्यक्रम की चर्चा शायद वहां होने वाली है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एचआरडी मिनिस्ट्री के भी अफसर वहां बैठे हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत जैसे देश को हमने आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत बल देने की आवश्यकता है। हुआ क्या, हमने लोगों से यही कहा कि भाई या तो ये या तो वो। इतने बड़े देश में या तो ये या तो वो, ऐसा नहीं चल सकता। हमारे देश में कोई लड़का फ्रेंच लैंग्वेज जानता है तो हम सीना तान कर, देखो ये हमारा पड़ोसी है ना, उनका बेटा फ्रेंच लैंग्वेज भी जानता है। हमारा कोई बच्चा स्पेनिश जानता है, तुम कहते देखिए हमारा बच्चा वो स्पेनिश जानता है। देखिए हम देश के अंदर ये माहौल नहीं बनाते हैं कि हरियाणा का बच्चा, वो भी तो तेलुगु भाषा बोलना सीखना चाहिए। गुजरात का बच्चा, उसको भी तो कभी मलयालम सीखने का मन करना चाहिए। और उसको मलयालम आता है तो उसको प्राउड फील होना चाहिए। हम देश के अंदर अपनी ये जो विरासत है, इसके प्रति गौरव नहीं कर रहे हैं। जिस देश के पास 100 से ज्यादा भाषाएं हो, 1700 से ज्यादा डायलेक्ट्स हो, वो देश कितना अमीर है। क्या कभी हमने इस विरासत के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए सोचा है? हम कभी कभी दुनिया के फलाने देश में क्या है उसका तो ज्ञान रखते हैं, लेकिन मेरे ही देश में या मेरे ही राज्य में किस कोने में क्या है उसका अज्ञान है। भारत इतना विशाल देश है, हम हमारे आने वाली पीढ़ी को
भारत से भली भांति परिचित करवाएं, भली भांति जोड़ें। और उसी से लिए सरदार पटेल जयंती के दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कार्यक्रम का आरंभ किया है। प्रारंभ में 2 राज्य एक दूसरे के साथ एमओयू करते हैं और कोशिश ये है कि 2 राज्य एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को कैसे विकसित करें। हम विश्व के तो कई राज्यों के साथ कर लेते हैं, विश्व के शहरों के साथ भी करते हैं, लेकिन अपने ही देश में नहीं करते हैं। अब जैसे हरियाणा ने तेलंगाना के साथ किया है। हरियाणा के नौजवान टूरिस्ट के नाते ये साल भर तेलंगाना क्यों न जाएं? तेलंगाना के नौजवान इस साल भर टूरिस्ट के नाते हरियाणा क्यों न जाएं? हरियाणा की ट्रेडिशनल खेलकूद, तेलंगाना की ट्रेडिशनल खेलकूद, इन दोनों के खेलकूद के कार्यक्रम हरियाणा और तेलंगाना में एक दूसरे के क्यों न हो? हरियाणा में तेलुगु फिल्म का फिल्म फेस्टिवल क्यों न हो? तेलुगु में हरियाणा का फिल्म फेस्टिवल क्यों न हो? हरियाणा में तेलुगु भाषा का नाट्य महोत्सव क्यों न हो? तेलंगाना में हरियाणा का नाट्य महोत्सव क्यों न हो? सहज रूप से हरियाणा के बच्चों को एक साल में 100 तेलुगु वाक्य सिखा सकते हैं, बोलचाल के 100 वाक्य। तेलंगाना के बच्चों को 100 हरियाणवी भाषा के, हिंदी भाषा के वाक्य सिखा सकते हैं। आप देखिए, देश में बिना कोशिश किए हर राज्य में हर 10वें 8वें आदमी कोई न कोई राज्य की भाषा बोल लेता होगा। कोई आएगा तो उसको लगेगा अच्छा भाई तमिलनाडु का आया, आओ आओ वणक्कम कह करके शुरू करेंगे, तुरंत शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कार्यक्रम के लिए राज्य आगे आए। एचआरडी मिनिस्ट्री हो, युवक सेवा एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति हो, कल्चरल डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, ये डिपार्टमेंट है जो कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप अब मान लीजिए क्विज कंपटीशन, इन दिनों हमारे विदेश विभाग ने विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय के लिए एक क्विज कंपटीशन शुरू किया है। जो दूसरी तीसरी पीढ़ी से लोग विदेश में हैं, उनके बच्चों को इतना तो मालूम है कि उनके पूर्वज भारत के हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं भारत क्या है। तो उन्होंने एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन शुरू किया। पिछले वर्ष 5000 दुनिया के अलग अलग देशों के बच्चे जो मूल भारतीय परिवार के हैं लेकिन वो पैदा यहाँ नहीं हुए, न कभी हिंदुस्तान देखा है, क्विज कंपटीशन में भाग लिया, हिंदुस्तान की जानकारियां पाने का प्रयास किया और उनका एक इनाम देने का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हो गया पिछले 2 अक्टूबर को। हमारे देश के अलग अलग राज्यों का ऑनलाइन क्विज कंपटीशन हो सकता है क्या? अगर गुजरात ने छत्तीसगढ़ के साथ एमओयू किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, तो छत्तीसगढ़ के बच्चे क्विज कंपटीशन में गुजरात के 5000 सवालों का जवाब दें। गुजरात के बच्चे छत्तीसगढ़ के 5000 सवालों का जवाब दें। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी जातियां हैं, कैसी बोलियां है, कैसा खान पान है, कैसा पहनावा है, कौन सी वस्तु कहां पर है। आप देखिए कितना बड़ा इंटीग्रेशन सहज रूप से होगा। और अगर वो बच्चा ऐसे 10 राज्यों के क्विज कंपटीशन में धीरे धीरे करके भाग लेता है तो भारत के विषय में कितनी जानकारियां उसको होगी। मैं चाहता हूं कि सभी राज्य अपने एक क्विज बैंक बनाए। 2000, 5000, 7000 क्वेश्चंस और आंसर्स, हो सके तो जो संबंध हो उसका फोटोग्राफ, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और जिस राज्य के साथ एमओयू हो उस राज्य के बच्चों के बीच क्विज कंपटीशन हो। इन दिनों हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी को पुलिस बेड़े के लोगों को कहा है कि 26 जनवरी की परेड में एक राज्य के पुलिस बेड़े के लोग दूसरे राज्य में जाएं। उस राज्य के लोग परेड करते होंगे, उसमें एक और राज्य का दस्ता भी होगा,
ये चीजें हैं जो हमें एक दूसरे को निकट लाती है। ये सहज करने वाले काम है और उस पर हम बल दे रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को भी सफल करने की दिशा में हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। और भारत इन्हीं विविधताओं से भरा हुआ है। हम अपने ही देश को अपने में समाहित करने का लिए बेड़ा उठा लें तो भी एक जिंदगी कम पड़ जाए। इतना बड़ा विशाल देश है, इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है और हर नई चीज जानेंगे तो खुशी होगी। जैसे मैंने एक काम कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में, जैसे मान लीजिए हरियाणा है, तेलंगाना के साथ होगा, क्या हरियाणा के हर स्कूल में तेलुगु भाषा के 5 गीत कंठस्थ हो सकते हैं, 5 गीत गाना आ सकता है? तेलंगाना के लोगों को हरियाणा के 5 गीत आते हैं क्या? और ये मजा आएगा, उनको आनंद आएगा, ये कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं पड़ेगी। सहज रूप से हम देश की विविधताओं को जाने पहचाने और ये टूरिज्म को भी बहुत बल देने वाला है। हमारी युवा शक्ति में भी चैतन्य भरने वाला काम है। भारत को जोड़ करके भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर है। एक चीज छोटी सी क्यों न हो लेकिन कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, ये इसमें हम देख सकते हैं। तो आप यहां 3 दिन चिंतन मनन करने वाले हैं, इतने दूर से आप आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप खास करके जो मंत्रिपरिषद के लोग आए हैं वे जरूर बैठेंगे, अपने अनुभव का लाभ सब राज्यों को देंगे, अपने विजन का लाभ देंगे। और शाम को रेगिस्तान में जब जाएं, मेरा इस भूमि से बड़ा लगाव रहा है। मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूं। आज शाम को जब रेगिस्तान में आप जाएं, जितना अंदर तक जा सकते हैं अलाउ करें सिक्योरिटी फोर्सेस तक, वहां तक जाइए। लेकिन हो सके तो अपने साथियों को छोड़ करके 25-50 कदम दूर कहीं जाकर के 10 मिनट खड़े रहिए, अकेले। उस विराट रूप को देखिए, उस नीले आसमान को देखिए, उस सफेद चद्दर को देखिए। शायद जीवन में ऐसा अनुभव बहुत रेयर आता। हाँ, दोस्तों में गप्पे मारते रहोगे तो फिर वो अनुभूति नहीं होगी। 15-20 मिनट के लिए साथी सब लोग 20-25 कदम दूर अकेले जाके खड़े हो जाइए। आप जरूर एक नया अनुभव करेंगे और उस अनुभव को सबके सामने जरूर बताएंगे। ये जगह ऐसी है कि जहाँ आज से 10 साल पहले अगर जाना है तो 3-3, 4-4 घंटे लगते थे रेगिस्तान में। आज आप शायद 50 मिनट, 60 मिनट में वहाँ पहुँच गए होंगे। भूकंप के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आता है वो आपने देखा है। और ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव है जहाँ आप बैठे हैं। इसके बाद कोई जनसंख्या नहीं है। इस आखिरी गांव के आखिरी मुकाम पर आप भारत के भविष्य का चिंतन कर रहे हैं, भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चिंतन कर रहे हैं, भारत की युवा शक्ति को प्रेरणा देने के लिए कोई न कोई संकल्प कर करके उठने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों का ये मंथन आने वाले दिनों में नीति निर्धारण में बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा करेगा। मेरी इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप 2-3 दिन जो चर्चा करने वाले हैं उसकी बहुत बारीकी से मैं हर चीज़ को देखने वाला हूं, क्योंकि मेरी ये रुचि का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है, हमने इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं आप जो मेहनत करने वाले हैं उसका पूरा फ़ायदा मैं खुद उठाना चाहता हूँ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले ऐसा काम आप जरूर करेंगे। देश को तो लाभ मिले ऐसा काम करते ही हैं आप, लेकिन मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा आपके इस अनुभव के द्वारा। तो मैं इसका इंतजार करता हूँ। अब तो 3 दिन के आपके विचार विमर्श से जो मंथन के अमृत निकलेगा, वो उस अमृत के पान के लिए मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं विजय रूपाणी जी और उनकी सारी टीम को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए क्योंकि उनके यहाँ टूरिज्म का इतना रश होता है तो बीच में से इस प्रकार से किसी कॉन्फ्रेंस के लिए टेंट वगैरह देना जरा उनको इकोनॉमिकली थोड़ा दिक्कत देने वाला काम होता है, लेकिन दे रहे हैं। लेकिन इसके कारण जरूर ये देश भर से लोग आए हैं तो ये
आपके इस रणोत्सव का प्रचार भी करेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनकी तरफ से भी 50-50 लोग ज़्यादा आना शुरू कर जाएं, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो गुजरात सरकार को भी मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं उनका। धन्यवाद। Thank you, Mr. Prime Minister, sir, for taking time out to join us via live video streaming. I'd like to now request the Secretary, Department of Sports, Government of India, Shri Injeti Srinivas, to please propose the vote of thanks. Honorable and respected Prime Minister, who took time out of his hectic schedule and addressed this gathering.